अपन पढ़ रहे थे कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में अपन ने कौन कौन से वंश पढ़ लिए? दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था 1206 से, कब तक चलता है? 1526 तक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने पढ़ लिया था गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश के बाद मैंने पढ़ाया था आपको दूसरे नंबर पे खिलजी वंश। कौन सा वंश पढ़ा था अपन ने? खिलजी वंश 1290 से लेकर रहा था 1320 तक रहा था, ये पढ़ा था। खिलजी वंश के बाद अपन पढ़ा था लास्ट में तुगलक वंश। ठीक है। कब से कब तक रहता है तुगलक वंश? 1320 से लेकर 1414 तक रहता है, ये पढ़ रहे थे अपन। तो जिसमें से गुलाम वंश हो गया था कि कंप्लीट, खिलजी वंश हो गया था, है ना। और लास्ट में अपन पढ़ रहे थे कि तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आपके नाम पढ़ लिया था अपन ने? तो सबसे पहले बताया था तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक, जो के नाम से गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। 1320 से 1325 तक का शासन रहा, 5 साल का शासन करा। गाजी मलिक के बाद कौन आया था? गाजी मलिक के बाद आया था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। जिसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन करा था। ठीक है, ये पढ़ा दिया था। इसके बाद लिखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? अगला शासक आया था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक आया था 1351 से लेकर 1388 तक। क्लियर? ये भी पढ़ा दिया था। इसके बाद अगला शासक लिखा था कि इसमें अंतिम और अगला शासक जिसका नाम था नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है। और इसका शासनकाल पढ़ाया था लास्ट में 1394 से रहा था 1398 तक। उसके बाद 1410 से 1414 पढ़ा गया था इसको लास्ट में। क्या लिखा था लास्ट में, क्या बताया? है ना। चलो, तो क्या पढ़ा था? देखो अपन पढ़ रहे कि दिल्ली सल्तनत में 3 वंश हो गए और तुगलक वंश जो था इसका लास्ट में हम पढ़ रहे थे। तुगलक वंश में पहले गाजी मलिक पढ़ा दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा दिया था, फिरोज शाह तुगलक पढ़ा दिया था। उसके बाद लास्ट का जो शासक था इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, इसको पढ़ाया था। क्या बताया था ये नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के बारे में? तो यहाँ मैंने आपको बताया था ये टाइम पीरियड कैसा लिखा हुआ है, देखो 1394 से 1398। उसके बाद उसके बाद 1398 से 1410 नहीं था, फिर क्या था 1410 से 1414 तक। तो देखो जो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था ये इसने कुल कितने साल का शासन करा था? 4 इधर और 4 इधर, कुल कितने साल तक रहा इसका शासनकाल? 8 साल का रहा। कैसे रहा ये ध्यान रखना, 1394 से 1414 तक नहीं है, पहले कितने साल तक शासन करा था? 1394 से 1398 तक, 4 साल। उसके बाद आता है कि 1410 से लेकर 1414 तक, तो 4 और 4 कितना हुआ? क्या चीज हुई थी कि मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुना। मैंने चीज बताई थी आपको कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो शासक रहता है, शासक का नाम मैंने आपको लिखाया था कि इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो क्वेश्चन ही आता है कि पहली बात तो इसका जो नाम था ओरिजिनल वो था महमूद शाह तुगलक। क्या नाम था इसका? महमूद शाह तुगलक इसका नाम था। लेकिन मैंने बताया था जब गद्दी पर बैठा था तो क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो नासिरुद्दीन ने क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद शाह तुगलक, ठीक है, जब शासक बना था तो क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक पूरा नाम, है ना। जैसे इससे पहले पढ़ा रखा था, मैंने आपको इससे पहले बताया था मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था, शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था, है ना। जूना खा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम, जूना खा जो था वो के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। बलबन के बारे में पढ़ाया था कि गयासुद्दीन बलबन के नाम से। तो ये नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताया था मैंने आपको कि नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था, नासिरुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कब गद्दी पे बैठा था? 1394 में गद्दी पे बैठा था। और 1398 में क्या हुआ था? तो 1398 में भी इसके शासनकाल में तुर्कमेनिस्तान का जो शासक था इसका नाम था तैमूरलंग का। इसका आक्रमण हुआ तो बस ये चीज बताई थी कि शासन कर रहा था, तभी क्या होता है 1398 में इसके शासनकाल में तैमूरलंग का आक्रमण होता। और तैमूरलंग का इसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था तो इसको क्या करना पड़ा था कि अपना क्षेत्र छोड़कर क्या करना पड़ा था? दिल्ली अपना क्षेत्र छोड़कर क्या हो गया था? दिल्ली से चले गया। फिर 1398 से लेकर 1410 तक इसने शासन करा था। तो 1398 से लेकर 1410 तक इसका शासन आता है दिल्ली में।
तो दिल्ली पर तैमूरलंग का आक्रमण रहा, है ना। फिर 1410 में मैंने बताया था कि वापस तैमूरलंग क्या हो रहा था, तो 1410 में जब वापस तैमूरलंग अपने प्रदेश लौट रहा था तभी इसकी जानकारी किसको मिलती है, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक को इसकी जानकारी मिलती है और ये क्या करता है कि वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, हो गया। और कब तक शासन करता है, 1414 तक शासन करता है, ठीक है। और 1414 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये बताया तब ये कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम ये है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। यहाँ तक लास्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने आपको लास्ट में बता दिया, ठीक है। चल हो गया क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गुलाम वंश हो गया कंप्लीट, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, तीन वंश हो गए, हो गया क्लियर। चल अब इसके बाद जो अगला वंश पढ़ रहे हैं अपन यहाँ से आज, है ना, यहाँ समझना, ठीक है। अगला जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम है सैयद वंश। कौन सा वंश आता है, सैयद वंश, हो गया क्लियर। अगला जो वंश है उसका नाम है सैयद वंश। ये आता है 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। कब तक चलता है, 1414 से 1451 तक चलता है, ठीक है। ये ध्यान। तो दिल्ली सल्तनत का भी ये चौथा वंश कौन सा है, तो दिल्ली सल्तनत का जो चौथा वंश है वो है सैयद वंश, हो गया क्लियर। सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा दिया है, 51 है कि 51, 51, ठीक है, 51, ठीक है। तो 1414 से लेकर के 1451 तक, ठीक है, कौन सा वंश रहता है, सैयद वंश, हो गया क्लियर। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, सुन लेना भी, दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होता है, 1526 तक चलता है। सबसे पहला पढ़ा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आता है कि दूसरा खिलजी वंश, के बाद पढ़ा अपन ने तीसरा कौन सा, तुगलक वंश, है ना, 1351 तुगलक वंश, ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद आता है कि अगला सैयद वंश, जो आता है 1414 से 1451, हो गया क्लियर। अब सैयद वंश पढ़ रहे थे, वो सबसे पहली बात तो ये कि जो सैयद वंश है ना, ज्यादा खास है नहीं, है ना, तो सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भी इसमें मिलता नहीं। तो इसमें जो जो पॉइंट है जो बता रहा हूँ केवल वही ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो नाम आता है कि सैयद वंश में नाम आता है खिजर खां। क्या नाम आता है, खिजर खां। 1400 लिख लो भैया नाम, 1414 से 1421 तक इसका शासन रहा था, खिजर खां का नाम, है ना। चलो, तो सबसे पहला कौन आता है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे सैयद वंश, ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश, सही है। गुलाम आता है, खिलजी आता है, तुगलक आता है, चौथे नंबर पे आता है सैयद वंश। और सैयद वंश में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो सैयद वंश में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है कि किसके बारे में पढ़ना है, तो सैयद वंश में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो खिजर खां के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, खिजर, हो गया क्लियर। चलो, तो जो लिखा रहा हूँ ये पॉइंट लिख लो, 4-5 पॉइंट है ना, इसके बारे में फिर समझा दूंगा क्या चीज है। तो खिजर खां का लिख लो, सबसे पहला पॉइंट करके लिख लेना, खिजर खां के बारे में लिखो, लिखो खिजर खां, लिखो खिजर खां, लिख लो, हाँ लिखो खिजर खां, लिखना। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां, ठीक है। खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था, लिख ले। तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था, आगे लिखना, लिखो जो कि, ठीक है। तो खिजर खां कौन था, तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था, आगे लिखना है जो कि, लिखना तैमूरलंग का सेनापति था। कौन था ये, तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग का नाम आया भी तो भी इससे पहले तुगलक वंश पढ़ाया था। तुगलक वंश ने बताया था जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, उसके शासनकाल में 1398 पर क्या होता है कि उसके शासनकाल में 1398 में दिल्ली पर कौन आक्रमण करता है, तो दिल्ली पर आक्रमण करता है कि तैमूरलंग। लंग को कहा जाता है कि एक पांव से विकलांग होने के कारण तैमूर उसका नाम था। तैमूरलंग को लगाते हैं, लंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक पांव से विकलांग था। और क्या बताया था जब 1398 में तैमूरलंग ने क्या करा था, तो 1398 में तैमूरलंग ने, सुनना भी ध्यान से, 1398 में तैमूरलंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण करा था तो हुआ क्या था, सुनना। दिल्ली पर इसने आक्रमण करा था। अब दिल्ली पर आक्रमण करा था तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पर इसने कब से कब तक शासन करा, तो इसने 1398 से लिख देता हूं, तो 1398 से लेकर के 1410 तक इसने दिल्ली पर अधिकार करा था। हो गया क्लियर, ठीक है। तो 1398 से 1410 तक कहा दिल्ली पर आ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो तैमूरलंग था ये वास्तविक शासक तो दिल्ली का थोड़ा था, ये वास्तविक शासक था तुर्कमेनिस्तान का। कहाँ का था, तुर्कमेनिस्तान का शासक था। ये जो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो देश आते हैं वहां का शासक था। ये तो दिल्ली पर ये आक्रमण करने आया था। आ गया लॉजिक समझ में। अब आक्रमण करने आया था तो हुआ क्या था समझना भी है। मैंने आपको बताया था 1399 से 1410 तक रहा है, आया रहा। तो इसने क्या करा था, कहाँ आक्रमण करा था इसने, तो इसने आक्रमण करा था दिल्ली पर। अब दिल्ली पर इसने आक्रमण करा
तो आक्रमण करता है, आस पड़ोस के जो क्षेत्र रहते हैं जिस पर अधिकार करता है, उस आस पड़ोस के क्षेत्र पर अधिकार करके के यहाँ का गुलाम किसको बना देता है? ये बना देता है खिजर खां को। किसको बना देता है? खिजर खां को बना देता है। तो खिजर खां कौन था? खिजर खां तैमूरलंग के तो सेनापति था, और तैमूरलंग कहाँ का शासक था? तुर्कमेनिस्तान का शासक था तैमूरलंग। ठीक है, हो गया क्लियर? अब होता क्या है कि समझना बात को, तैमूरलंग 1359 से क्या करता है, 1410 तक भारत में रहता है, शासन करता है। 1410 में मैंने कहा था पुनः लौट गया था, वापस लौट गया था। अब जब ये भारत से लौटता है तब ये क्या करता है, जो भी इसने अपना क्षेत्र जीता हुआ था, ठीक है, दिल्ली के आस पड़ोस का जो भी इसने क्षेत्र जीता हुआ था, उस क्षेत्र पर एक इसको बिठा दिया जाता है, उस क्षेत्र पर बिठा दिया जाता है खिजर खां। हो गया क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि इनका भारत में आने का उद्देश्य, और भारत में आने का उद्देश्य क्या? तो भारत में आने का उद्देश्य था धन दौलत लूटना। तो अब यहाँ से क्या करता था, ये जो खिजर खां था, जो इसी का सेनापति था, ये क्या करता था, तो जो भी दिल्ली के क्षेत्र से इसने जो भी प्रदेश को जीते थे, वहां से क्या करता था, एक कर लेता था, टैक्स लेता था, और टैक्स लेकर कुछ टैक्स अपने पास रखता था, बाकी इसको पहुंचाता था। तैमूरलंग आया भी लॉजिक समझ में कि नहीं आया? ऐसा कैसी मैंने बताया था, जब मोहम्मद गोरी पढ़ा था, तो मोहम्मद गोरी में बताया था, मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि जो मोहम्मद गोरी जो था, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही है, तो इसी काम था। मतलब तैमूरलंग ने भारत में जो भी प्रदेश जीते थे, तो वो तैमूरलंग तो भारत में 12 साल तक रहा, फिर वापस चले गए, लेकिन इसने जो भी प्रदेश जीते थे भारत में, उसका है ना प्रतिनिधि या उसकी देखरेख के लिए किसको नियुक्त करा था? खिजर खां। और एक खिजर खां क्या करता था, ये जो भी यहाँ से कराता था, कुछ अपने पास रखता था, वापस क्यों पहुंचा देता था? तैमूरलंग को पहुंचा देता था। आ रहा है लॉजिक समझ में, क्या चीज हो रही है ना? चलो, तो आगे समझ में खिजर खां कौन था? तो सैयद वंश। और ये खिजर खां क्या करता है, दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिसका नाम क्या होता है? सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। और खिजर खां कौन था? तो खिजर खां जो था तैमूरलंग का सेनापति था। हो गया क्लियर? चलो, अब अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो अगला पॉइंट लिखना, लिखो अगला पॉइंट लिखना, लिखो तैमूरलंग के द्वारा, लिखो तैमूरलंग के द्वारा, अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो तैमूरलंग के द्वारा, लिखो तैमूरलंग के द्वारा भारत में जीते हुए प्रदेश, भारत में जीते हुए प्रदेश, प्रदेशों कर लेना, तो भारत में जीते हुए प्रदेशों की, तो भारत में जीते हुए प्रदेशों की, भारत में जीते हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए, तो भारत में जीते हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए, देखरेख के लिए लिखा, खिजर खां को नियुक्त करता है। ठीक है, खिजर खां को नियुक्त करता है। आगे भी समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, नीचे लिख लेना, लिखो खिजर खां, लिखो खिजर खां, लिखो खिजर खां तैमूरलंग के द्वारा जीते हुए प्रदेशों से, खिजर खां तैमूरलंग के द्वारा, खिजर खां, खिजर खां लिखना, तैमूरलंग के द्वारा जीते हुए प्रदेशों से, ठीक है, प्रदेशों से लिखना, खिजर खां को तैमूरलंग को लिखना, तैमूरलंग को, तैमूरलंग को नियमित रूप से कर देता था, नियमित रूप से कर भेजता था, जीते हुए प्रदेशों से क्या करता था? तो तैमूरलंग को नियमित रूप से क्या करता था? कर भेजता था, टैक्स भेजता था। कर का मतलब था टैक्स। हो गया? ठीक है, मतलब क्या करता था? ये खिजर खां तैमूरलंग ने जो भी क्षेत्र जीते थे, यहाँ से क्या करता था? यहाँ से टैक्स इकट्ठा करता था। कौन? खिजर खां। और टैक्स इकट्ठा करने के बाद थोड़ा अपने पास रखता था, वापस इसको दे देता था, तैमूरलंग को भेज देता था। आगे भी समझ में? ये ध्यान। चलो, अब इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना खिजर खां के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना, खिजर खां ने, इंपॉर्टेंट है ना, पूछा था, लिख लेना अगला पॉइंट। लिखो खिजर खां ने, लिखो खिजर खां ने लिखना, सुल्तान की उपाधि ना धारण करते हुए, सुल्तान की उपाधि ना धारण करते हुए, सुल्तान की उपाधि लिखना, खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करते हुए, मतलब सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं करा था इसने, तो ध्यान रखना, सुल्तान की उपाधि को ना धारण करते हुए लिखना, खिजर खां ने, ठीक है, खिजर खां ने लिखना, खिजर खां ने लिखना, रैयत ए आला की उपाधि धारण करा, रैयत ए आला की उपाधि, रैयत ए आला, हाँ, रैयत ए आला की उपाधि। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी, ठीक है, किस शासक ने, क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने सुल्तान की उपाधि को धारण ना करते हुए रैयत ए आला की उपाधि को धारण करा था? तो किसने करा था? तो ये वो खिजर खां ने।
ठीक है। अब इसने कहा जाता है कि सुल्तान की उपाधि क्यों धारण करी थी भी, तो सुल्तान तो इसने वास्तविक शासक किसको बताया था, तैमूर लंग को बताया भी है इसने, ये तो कर भेज रहा था। जैसे इससे पहले उन्होंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना करी थी उसका नाम गुलाम वंश क्यों था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था, तो भैया उसने अपने आप को वास्तविक शासक नहीं बताया था, उसने तो क्या कहा था कि मैं तो गुलाम हूँ किसका, मोहम्मद घोरी का, इसलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। गुलाम वंश का नाम गुलाम वंशी क्यों रखा था, यही कारण बताया था मैंने आपको, क्योंकि वो किसका गुलाम था, मोहम्मद घोरी का गुलाम था। तो वैसे ही इसने भी क्या करा, इसने भी कहा, इसने क्या कहा कि वास्तविक शासक नहीं, मैं तो केवल क्या हूँ कि गुलाम हूँ, मैं तो केवल यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कर इकट्ठा कर रहा हूँ और कर इकट्ठा करके इसको पहुंचा रहा हूँ, आ गया किसको, तैमूर लंग को। तो इसी तो हुआ कि खिजर खान ने क्या करा था, तो खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करते हुए इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। आ गया भैया समझ में, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो इसके अलावा अगला पॉइंट करके लिख लेना, खिजर खान में लास्ट को लिख लेना, लिखो लिखो दिल्ली सल्तनत का पहला, लिखो दिल्ली सल्तनत का पहला, दिल्ली सल्तनत का लिख लेना, दिल्ली सल्तनत का पहला, लिखो इसी में लिख लेना, दिल्ली सल्तनत का पहला लिख लेना शिया मुस्लिम, शिया मुस्लिम शासक, ठीक है। तो दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। तो ये कैसा शासक था, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला शिया मुस्लिम शासक, ठीक है। चलो तो दिल्ली सल्तनत का पहला शिया मुस्लिम शासक कौन था, खिजर खान था। वो खिजर खान कौन था भी इंपॉर्टेंट है, किसका सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति था। आया तो अब ये तैमूर लंग के साथ भारत में, लेकिन तैमूर लंग के साथ वापस गया नहीं था, है ना। आगे समझ में क्यों नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रदेश जीते हुए थे उस प्रदेश का इसको क्या बना रखा था, तो जो भी प्रदेश जीते हुए थे उस प्रदेश का भी इसको देख रेख के लिए इसको नियुक्त कर रखा था। आगे समझ में, तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और ज्यादा कोई खास नहीं है ना। अब देखो इसमें समझाने से कुछ ही नहीं किया वंश में, खाली जो पॉइंट बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बस ये ध्यान रखना। तो कौन था भी आगे समझ में, एक बार सुन लो। सबसे पहले अपन ने बात करी खिजर खान, तो खिजर खान कौन था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खान था, जो कि क्या था, तैमूर लंग का सेनापति था। तो तैमूर लंग ने भारत के अंदर जो भी अपने प्रदेश जीते थे उन प्रदेशों की देखरेख के लिए इसने किसको नियुक्त करा था, तो उन प्रदेशों की देखरेख के लिए इसको किसको, खिजर खान को नियुक्त करा था। अब खिजर का क्या करता था, जो भी तैमूर लंग के द्वारा प्रदेश जीते हुए थे उन प्रदेशों से क्या करता था, कर इकट्ठा करता था और उसको पहुंचाता था, ये बताया। इसके बाद मैंने बताया था जो खिजर का था इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करते हुए इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो इसने रैयत आला की उपाधि धारण करी थी, है ना। क्यों नहीं करी, क्योंकि इसने सुल्तान किसको बताया, तैमूर लंग को बताया, हो गया क्लियर, बस इधर रखना। इसके बाद बताया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला क्या था, ये तो दिल्ली सल्तनत का पहला शिया मुस्लिम शासक था। बाकी जितने भी मुस्लिम रहे वो सुन्नी मुस्लिम रहे, है ना, वो आगे बता दूंगा, दोनों में अंतर होता है। हो गया क्लियर, ये ध्यान रखना, आ गया, बस ये ध्यान रखना, और कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद एक पॉइंट वो लिखना, तो क्या लिख लो, जैसे पूछते तो नहीं है लेकिन लिख लो। इसके बाद लिख लेना, अगला पॉइंट करके लिख लो, इसी में खिजर खान में लिख लेना, लिखो तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात, लिखो खिजर खान में लिख लो, लिखो तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात, लिखना तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात, तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात लिखना, तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात लिखना, लिखो तैमूर के पुत्र, तैमूर के पुत्र, तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात लिखना तैमूर के पुत्र शाहरुख, क्या नाम था, तैमूर का जो पुत्र था उसका नाम था शाहरुख, तो लिख लेना शाहरुख को, ठीक है, लिखना शाहरुख को, लिखना शाहरुख को, लिखो खिजर खान, खिजर खान, ठीक है, खिजर खान लिखना नियमित रूप से कर दिया करता था, नियमित रूप से, नियमित रूप से, ठीक है, कर दिया करता था। एक कर, ये कर का मतलब होता है टैक्स, है ना, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। तो क्या कर दिया था, एक टैक्स इसको देता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं तैमूर लंग का उत्तराधिकारी कौन था, आ गया भैया समझ में। तो तैमूर लंग जिसने 1391 में आक्रमण करा था उसका उत्तराधिकारी था शाहरुख, है ना। तो ये क्या करता था, तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है, तो तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र रहता है कि शाहरुख को क्या करता है, नियमित रूप से कर भेजता है। बस ये ध्यान रखना, और ज्यादा इसमें चीजें है। चलो उसके बाद अगला लिख लेना, पहला पढ़ा अपन ने खिजर खान के बारे में, दूसरा लिख लेना भैया। उसके बाद अगला लिख लो, लिखो मुबारक शाह, अगला शासक मुबारक शाह, अगला शासक, ठीक है, खिजर खान के बाद, ठीक है। चलो इसमें लिख लेना भैया 1421 से लेकर 1434 तक लिख देना, है ना, 33-34 लिखा था एक ही बात। हो गया क्लियर, है ना। अब इसके बारे में क्या लिखना है कि लिख लो, 2-3 लाइन लिखना है, खाली ज्यादा खास नहीं, है ना। और एक दो क्वेश्चन पे यहाँ से भी आते हैं, ऊपर के दो शासक इंपोर्टेंट है, ज्यादा इनमें है नहीं, अगर पूछते हैं तो भैया इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट लिख लेना इसमें, लिखो लिखो खिजर खान की मृत्यु के पश्चात
लिखो खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात, पहले कौन था भैया? खिज्र खां था, तो लिखो खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात, लिखो खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात लिखना उसका पुत्र, लिखो खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात लिखना उसका पुत्र, लिखो मुबारक, लिखो खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात लिखना भी उसका पुत्र मुबारक, इनवर्टेड कॉमा में लिख देना, शाह की उपाधि धारण कर, शाह की उपाधि धारण कर, लिखो शाह की धारण कर, लिखो शाह की उपाधि धारण कर, लिखना अगला शासक नियुक्त होता है, ठीक है। तो शाह की उपाधि धारण कर अगला शासक नियुक्त होता है। आगे भैया समझ में कि नहीं आया? तो क्वेश्चन आता है कि भैया जो खिज्र खाता इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो मुबारक शाह था, और मुबारक जो था ये कौन सी उपाधि धारण करता है? तो शाह की उपाधि धारण करके भी क्या नाम से गद्दी पे बैठता है? मुबारक शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है। हो गया क्लियर? चलो है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो अगला लिख लेना, अगला पॉइंट करके लिखना, लिखो मुबारक शाह, अगला पॉइंट करके लिखो मुबारक शाह ने, लिखो मुबारक शाह ने, लिखना मुबारक शाह ने, लिखो दिल्ली में, मुबारक शाह ने, लिखो दिल्ली में, मुबारक शाह ने, लिखना दिल्ली में यमुना नदी के तट पर या यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे लिखना एक नए नगर, यमुना नदी के किनारे लिख लेना एक नए नगर, एक नए नगर मुबारकाबाद नगर की स्थापना, मुबारकाबाद नगर की स्थापना, ठीक है। तो मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है कि मुबारकाबाद जो नगर है, मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी? तो मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी थी मुबारक शाह ने करी थी। आ गया समझ में? कहां पर करी थी? आ गया? तो क्या लिखा हुआ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर इसने नगर बसाया था, इसका नाम है मुबारकाबाद नगर, है ना। इससे पहले को बताया था तुगलकाबाद नगर, क्या पढ़ाया था? तुगलकाबाद नगर पढ़ाया था, किसने बसाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। यही तो पता लगता है घर जाके कॉपी खुलती कि नहीं खुलती। ठीक है, तो भैया गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने था, है ना। क्या लिखाया था भैया? पढ़ाया था गाजी मलिक, तो जो था 1320 में शासक बना था, 1325 तक रहता है। गाजी मलिक जो था भैया गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन बताया था भैया उसके बाद कि सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। फिर बताया था भैया इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी। तुगलकाबाद नगर भी किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ऑप्शन ऐसे आते हैं कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो सभी में तुगलक आएगा कि लेकिन उसकी स्थापना किसने करी थी? तो उसमें ध्यान रख लेना भी किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और वैसे आता है कि मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी? तो मुबारकाबाद नगर की स्थापना में नाम आता है कि मुबारक शाह खिलजी, ये मुबारक शाह। आ गया समझ में? या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, चारों नाम ऐसे आएंगे भी, ऐसे थोड़ी ना आएंगे कि एक में मुबारक शाह नाम दे देंगे, एक में बाबर देंगे, एक में मुगल बाबर दे देंगे, एक में उमवी दे देंगे, है ना, एक में कुतुबुद्दीन ऐबक दे देंगे। चारों में नाम ऐसे आएंगे भी, चारों मुबारक शाह नाम आएगा। आ रहा है समझ में? चारों में नाम आएगा मुबारक, है ना। लेकिन कौन सा मुबारक है भी? सही है, क्योंकि एक मुबारक शाह खिलजी पढ़ा था, खिलजी वंश में। एक आ गया दूसरा, एक आता कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। तो चारों में ही है ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आ गया समझ में? तो कौन था भी? आ गया समझ में? तो जिसने मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी थी वो सैयद वंश का था। किस वंश का था वो? सैयद वंश। आ गया भैया समझ में? खिलजी वंश का नहीं। फिर वहां व्यक्ति कंफ्यूजन होता है कि कहां पढ़ा था? खिलजी में पढ़ा था क्या इसको? फिर आता है कि मुबारक शाह काय में पढ़ा था? सैयद में पढ़ा था क्या? वो होता है, ठीक है। तो चारों में नाम ऐसे आते हैं। आ गया लॉजिक समझ में? क्या बताया? तो कौन था भैया? सबसे पहले मुबारक शाह की बात कर लेते हैं। मुबारक इसका नाम था, शाह की उपाधि से क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था और इसने दिल्ली के समीप क्या वाला था? तो दिल्ली में इसने यमुना नदी के तट के किनारे एक नए नगर की स्थापना की थी, इसका नाम था मुबारकाबाद नगर। हो गया क्लियर? चलो, इसने अपने नाम से स्थापित करा था, है ना, ये ध्यान रखना। चलो, अब इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना, इसमें अगला पॉइंट लिख लेना। देखो मुबारक शाह ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लिखना मुबारक शाह ने, लिखना मुबारक शाह ने, लिखना अपने शासनकाल में, मुबारक शाह ने लिखना अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है। तो मुबारक शाह ने अपने शासनकाल में लिखना क्या? प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है। तो इनका इनवर्टेड कॉमा में नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रसिद्ध विद्वान का नाम था यहिया, या
याहिया बिन अहमद, है ना, ये पूरा नाम था, पूरा नाम याद नहीं हो तो क्या है, अहमद सरहिंदी नाम जाना है ना, नाम तो यही भी है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करो, तो इसलिए इसको सूत्रों में ध्यान रख लो। पूरा नाम क्या था, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो ध्यान रख लेना अहमद सरहिंदी, ऐसे ध्यान रखना। हाँ, यहाँ ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम था भी पूरा, ठीक है। तो मुबारक शाह ने क्या करा था, अपने शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान करा था। क्या करा था इन्होंने, संरक्षण प्रदान करा था, ठीक है, संरक्षण प्रदान किया था। तो ये इसको संरक्षण प्रदान किसने करा था, इन्होंने करा। तो क्वेश्चन दो आते भी यहाँ से, क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुबारक शाह जो था इसने अपने शासनकाल में किसको संरक्षण दिया था, संरक्षण मतलब इनके दरबार में थे ही, तो किसको संरक्षण दिया था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये उल्टा क्वेश्चन आता है कि जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे इनको संरक्षण किसने दिया, आ गया समझ में, खिजर खान ने दिया था, मुबारक शाह खिलजी ने दिया था, ये मुबारक शाह ने दिया था, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह चार नाम आते हैं, उसमें समझाना मुबारक शाह ने दिया था। हो गया क्लियर। और अगला पॉइंट करके लिख लेना, इन्हीं के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट करके लिख लो, लिखो याहिया बिन, लिखो अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, लिखो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, अगला लिखो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, ठीक है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, लिखो मुबारक शाह के जीवन पर आधारित पुस्तक, मुबारक शाह के जीवन पर आधारित पुस्तक, मुबारक शाह के जीवन पर आधारित पुस्तक, ठीक है। तो क्या कहा गया, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, है ना, मुबारक शाह के जीवन पर आधारित पुस्तक, क्वेश्चन लिख लेना जीवनी, किसकी जीवनी, मुबारक शाह की जीवनी, है ना, लिख लेना, लिख लिया कि जीवन पर आधारित पुस्तक, क्वेश्चन में जीवनी जिसका नाम है इन्वर्टेड कॉमा लिख लेना, तारीख ए, ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही, क्या नाम है, तारीख ए मुबारक शाही, है ना, तारीख ए मुबारक शाही की रचना, ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही की रचना की गई, तारीख ए मुबारक शाही की रचना की गई, हो गया क्लियर। तो तारीख ए मुबारक शाही की जो रचना है किसने करी थी, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने करी थी, हो गया क्लियर। और ये किसके आधार पर है, ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखना, तो ये क्या है, ये मुबारक शाह जो है ना जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुझे मुबारक शाह की क्या है, तो मुबारक शाह की जीवनी, आ गया समझ में। चलो, तो तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने करी है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, तो नीचे अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो अगला पॉइंट, इसी से अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से, लिखो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से, लिखो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से लिखना, सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, सैयद वंश के शासकों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है, सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, आ गया समझ में। तो क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि सैयद वंश जो थे इनके शासकों के बारे में जो जानकारी है उनको किस पुस्तक से मिलती है, तो मिलती है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक का नाम, इससे हमको इसके बारे में सैयद वंश में किन किन शासकों ने शासन करा उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तारीख ए मुबारक शाही से मिलती है। और इसकी रचना किसने करी थी, तो इसकी रचना करी थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे इनको संरक्षण किसने दिया, इनको संरक्षण दिया था मुबारक शाह ने, ठीक है, आ गया समझ में। चलो, तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, बस ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इसके अलावा और कुछ खास नहीं। चलो, इसके बाद अगला लिख लेना नाम, तीसरा, ठीक है, अगला लिख लेना मोहम्मद शाह, अगला शासक का नाम लिख लेना मोहम्मद शाह, जो रहा था भैया 1400, ठीक है ना, 34 से लेकर 1445 तक रहा, ठीक है, मोहम्मद शाह। लिखो मुबारक शाह की खिलजी, लिखो मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात, अगला पॉइंट लिखो मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात, लिखो मुबारक शाह, अगला पॉइंट लिखो मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात, लिखो उसका भतीजा, ठीक है, तो मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा,
लिखो, उसका भतीजा लिखना भी मोहम्मद शाह, है ना, उसका भतीजा लिखना मोहम्मद शाह, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन लिखना, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से, क्या नाम से गद्दी पर बैठा था ये, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से, ठीक है, लिख लेना कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से, ठीक है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से, है ना, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से क्या हुआ था, ये शासक बना था, गद्दी पर बैठा था, ठीक है, हो गया, के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बैठ सकते थे, एक कुतुबुद्दीन की मतलब ये उपाधि धारण करना जरूरी थी। उपाधि भी है, ये राज्याभिषेक होता था, शासक बनते थे भी, ये प्राचीन प्रथा होती थी, है ना, जैसे शासक होते थे तो वैसे भी अपने हिंदुओं में भी राजाओं ने उपाधि धारण कर रखी करते थे। अब जैसे जो राजा भी उसका ओरिजिनल अलग होता था, है ना, लेकिन आगे उपाधि लगती थी, सही है, किस लगती थी, जैसे भी आता विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य क्या है, तो विक्रमादित्य के नाम थोड़ी ना है, विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य जो है भी उपाधि थोड़ी ना है, सॉरी विक्रमादित्य नाम थोड़ी ना है, ये उपाधि है, क्या है ये उपाधि है, और ये उपाधि के एक राजा ने नहीं 14, कितना राजा, तो क्या 14 ऐसे राजा रहे जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी, विक्रमादित्य की उपाधि। फिर आता है कि पहले शासक कौन थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, पहले शासक नाम बोल रहे, विक्रमादित्य नाम थोड़ी ना है, अभी बता दिया पहला शासक कौन थे, ये पहला शासक कौन थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, कौन थे पहले शासक, अशोक सम्राट, सम्राट अशोक आता है भी, विक्रमादित्य अशोक सुना क्या कभी नाम, तो सम्राट अशोक होता है भी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 शासक हैं, 14 में से भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, आ गया, ओरिजिनल नाम है भी इनका चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, और ये इन्होंने भारत में शकों को पराजित करा था, किसको, शक जाति के लोग रहते थे भारत में, उज्जैन में, तो इन्होंने क्या करा था, उज्जैन में शकों को पराजित करा था, शक जाति के लोग थे उनको पराजित करा था, वो पराजित करने के बाद इन्होंने उपाधि धारण करी थी, कौन सी, विक्रमादित्य की उपाधि। तो ये ध्यान रखना ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन है, उनका ओरिजिनल नाम तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, और इन्होंने उज्जैन में शासन करा था, कहाँ शासन करा था, उज्जैन में, तो उज्जैन में कितने शासन करा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन करा था, और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। आया क्या समझ में, इससे अलग अलग, एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, और दूसरा भी चांदी के सिक्के जारी करे थे, कौन से सिक्के, चांदी के सिक्के, तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन है, तो चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने जारी करे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करे थे, और इसने इन्होंने ही, ठीक है, शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने कैलेंडर चलाया था विक्रम संवत, क्या चलाया था, तो विक्रम संवत कैलेंडर चलता है, अलग अलग चलते भी है ना, जैसे हिजरी संवत होता है ना, हिजरी संवत होता है, वैसे क्या होता है, विक्रम संवत होता है। तो जो विक्रम संवत है भी है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो इसकी शुरुआत जो है सम्राट किसने, इसकी शुरुआत किसने करी थी, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, विक्रम संवत कैलेंडर होता है, आ गया समझ में, ये ध्यान रखना। तो जो कैलेंडर हिंदू का जो कैलेंडर चलता है, मुस्लिम कैलेंडर चलता है हिजरी संवत, वैसे क्या होता है भी, जो हिंदू कैलेंडर चलता है वो विक्रम संवत से चलता है, और ये आगे चल रहा है भी, ये 57-58 साल आगे, कितने साल आगे, ये अभी 2023 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत में 2023 नहीं चल रहा है, विक्रम संवत में भी है इसको लगभग, ठीक है, डॉक्टर नहीं होगा भी, लगभग 80 के लगभग मान लो, 77 हाँ 79 नहीं होगा, है ना, हाँ लगभग भी रहता है भी, या तो 79 होगा या 80 के लगभग, हाँ 79 तो वही तो कह रहा हूँ, लगभग होता है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ठीक है, तो लगभग ध्यान रखना भी, लगभग 57 साल आगे चल रहा है, क्योंकि जो विक्रम संवत होता है कि इसकी शुरुआत होती है हिंदू नववर्ष से, जो गुड़ी पड़वा आता है भी तब से होती है, इसी अलग अलग होता है ना, लेकिन ध्यान रखना ये तो होता है विक्रम संवत होता है, लेकिन जो अपने कैलेंडर चलते हैं, जो शासकीय छुट्टी होती है, वो किस पर आधारित होती है, शासकीय छुट्टी, शासकीय सरकारी छुट्टी होती है ना, शासकीय छुट्टी का मतलब होता है सरकारी छुट्टी, ठीक है, इस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी, पता है, कैलेंडर सरकार का अलग चलता है भी, वो किस पे चलता है? हाँ तो वो शक संवत पे चलता है, शक संवत भी है, तो अपना जो छुट्टी सरकारी जो छुट्टी वाला कैलेंडर होता है, सरकारी कैलेंडर जो होता है उसके इस पर आधारित है,
ठीक है। तो जैसे तिथि होती है देखा होगा कि साहब इस तारीख जिस कैलेंडर में तो एक तारीख दे रखी है, लेकिन सरकार छुट्टी उस दिन देती है, अगले दिन होता है उसमें हो जाता है ठीक है कि छुट्टी तो इस दिन की थी लेकिन सरकार ने अगले दिन की छुट्टी दी भी, तो अगले दिन की छुट्टी किस आधार पर थी, कौन से कैलेंडर के हिसाब से दी उन्होंने, वो शक संवत के हिसाब से दी। तो ऐसे अलग अलग कैलेंडर चलते हैं है ना, जैसे हिजरी संवत चलता है, शक संवत चलता है। तो इन्होंने क्या कहा था, क्या समझ में, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, वो चांदी के सिक्के लेके गए थे, और विक्रम संवत जो कैलेंडर है ये रखना, इसकी शुरुआत भी किसने करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी। तो पहले शासक तो ये थे कि जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अब अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, तो 14 शासक है। तो पहले तो बता दिया, पहले शासक कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, और अंतिम शासक कौन थे, तो जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, अंतिम शासक था, उसका नाम था हेमू। क्या नाम था, हेमू। और इसी हेमू का भी अकबर से युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। और ये हेमू जो था भी अंतिम शासक था जिसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, विक्रमादित्य की। तो आगे पढ़ेंगे भी उसका नाम आएगा हेमू, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो उपाधि धारण होती थी अलग अलग, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं, तो अपन ने बात करी, ठीक है। क्या नाम था, मोहम्मद शाह था, ये क्या नाम से बैठा था गद्दी पर, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलो, और कोई ज्यादा खास नहीं है। अब लास्ट लिखो, अगला वंश लिख लो लास्ट, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट लिख लो भैया, बस कोई ज्यादा खास नहीं। हाँ, बस एक ही पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इस वंश में ज्यादा कोई जानकारी है नहीं, है ना। सबसे कम जो क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो, इसके बाद होता है अलाउद्दीन आलम शाह। ये आता है 1445 से लेकर 1451 तक, 51, है ना। चलो, तो अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक रहता है, ठीक है। तो क्या लिखना है, पहला पॉइंट करके लिखना है इसमें, पहला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, लिख लिया, क्या लिखा, सैयद वंश जो था भी इसका अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, अगला लिख लेना, लिखो, लिखो अलाउद्दीन लिखना, आलम शाह, अगला लिख लेना, अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर, अलाउद्दीन लिख लेना, अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर, अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर लिखना, के वजीर लिखना, हमीद खां, हमीद खां, इसके वजीर का नाम क्या था, हमीद खां। तो लिख लेना, वजीर का मतलब होता था जो राजा के नीचे का पद होता है, वजीर को कहते हैं प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं, वजीर। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, जो शासन की दो, जो पूरा देख, ठीक है ना। सेनापति अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है। सेनापति का मतलब होता है कि ये जो सेना का कमांडर होता है उसको सेनापति कहते हैं, और प्रधानमंत्री तो ये कौन सा, उसमें उसका सेनापति था, उसका वजीर नहीं था। मैंने क्या सर वजीर कहा था, वजीर की पोस्ट पे लिखा था सेनापति। चलो एक मान के चलो कि वो सेना मतलब मुख्य रूप से उसको वजीर नहीं था। वो वजीर का मतलब क्या होता है, वजीर ऐसे समझो भैया, जैसे ये पद होता है राजा का पद होता है। क्या होता है, राजा। तो भैया जैसे भारत में राजा का पद किसका, राष्ट्रपति का, ये तो ये मान लो भैया राष्ट्रपति अलाउद्दीन आलम शाह कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति पे हर जगह दौड़ भाग क्यों करता है, कभी सुना क्या आपने, है ना। राष्ट्रपति का तो काम है भैया केवल साइन करना, ला के दे दो भैया। अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से काम है तो भी भैया प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के पास जाना है, और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से काम है तो भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के पास जाना है, वो नहीं जाएंगे उसके पास। आ रहा है समझ में, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से काम है तो राष्ट्रपति कहीं भी मिलने, राष्ट्रपति कभी नहीं आते मिलने। ध्यान रखना, काम होगा तो राष्ट्रपति के पास आना पड़ेगा, और बुलाएंगे तो भी आना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में भी भैया सर्वोच्च पद किसका, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा पद होता है वो होता है वजीर का, मतलब जो उस शासन काल में भी दौड़ा भागी का जो काम करता है उसको वजीर कहते हैं, सही है। तो पहले प्रधानमंत्री का जो पद है इसको अलग अलग नाम से, जैसे जो मुस्लिम कंट्री वहां पर वजीर आलम कहते हैं, प्रधानमंत्री का कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं वजीर आलम कहते हैं। वजीर आलम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, है ना। वजीर का जो पद होता है ऐसे समझना, जो सल्तनत था इसमें जो भी अपन पढ़ रहे हैं, सल्तनत ही पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में जो वजीर होता है ना, इसी का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है, प्रधानमंत्री। हो गया क्लियर, है ना। अब ये प्रधानमंत्री इसका सेनापति भी हो सकता है, दूसरा लो तो उसको प्रधानमंत्री को क्या बना सकते हैं, जो प्रधानमंत्री उसका सेनापति भी हो सकता है, एक ही हो सकता है।
है ना। लेकिन जब मराठा पढ़ते हैं अपन मराठों में, तो मराठा पढ़ते तो भाई मराठा में ध्यान रखना वजीर नहीं होता था, मराठों में था क्या होता था, पेशवा। आ गया समझ में? जैसे अपन वजीर के सल्तनत में वजीर चलता है, और वैसे ही भी अब जो मराठा है, मराठा एम्पायर जो होता है, मराठा साम्राज्य, उसमें ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है कि प्रधानमंत्री को कहते हैं पेशवा, मतलब राजा के बाद जो दूसरा बड़ा पद होता है वो होता था पेशवा मराठों में। और वैसे ही जो सल्तनत होता था उसमें राजा के बाद जो दूसरा पद किसका होता था, वजीर का होता। आया समझ में दोनों में अंतर? क्या चीज होती है, राजा के बाद जो दूसरा पद होता है वजीर का, ठीक है, आया समझ में? चलो तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन आलम शाह की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या लिखा है, तो अलाउद्दीन आलम शाह का क्या लिखा है लास्ट में पॉइंट, हाँ के वजीर, हाँ तो लिखना भी अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर लिख लेना, लिखो हमीद खां से, है ना, लिखो हमीद खां, हमीद खां से, हाँ हमीद खां से लिख लेना, लिखो हमीद, हमीद खां से लिखना, हमीद खां से लिखना, मतभेद होने के कारण, हमीद खां से मतभेद होने के कारण, लिखो हमीद खां से मतभेद होने के कारण, आगे लिख लेना हमीद खां से मतभेद होने के कारण लिखना, हमीद खां से मतभेद होने के कारण लिखना। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह से मतभेद होने के कारण लिख लेना भी अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह ने, ठीक है, दिल्ली छोड़कर, अलाउद्दीन आलम शाह ने क्या करा कि दिल्ली छोड़कर, दिल्ली छोड़कर बदायूं, ठीक है, बदायूं, दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए, बदायूं चले गए, बदायूं जगह का नाम है ना, बदायूं चले गया, ठीक है। तो दिल्ली छोड़कर कहाँ चला जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह, तो दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, ठीक है। फिर लिख लेना, फिर नीचे लिख लेना, लिखो वजीर, नीचे लिख लेना वजीर हमीद खान है, लिखना वजीर हमीद खान है, ठीक है, लिखो हमीद, लिखो वजीर हमीद खान है, लिखो कुछ समय, लिखो कुछ समय शासन करने के बाद, कुछ समय लिखना शासन करने के बाद, कुछ समय लिखना शासन करने के बाद, यह क्षेत्र लिख लेना, यह क्षेत्र कुछ समय शासन करने के बाद लिख लेना, यह क्षेत्र लिखना बहलोल लोधी को सौंप दिया, बहलोल लोधी को सौंप दिया। तो अगला वंश आ रहा है कि लोधी वंश, तो उसका शासक है बहलोल लोधी, किसको सौंप दिया था, बहलोल लोधी को सौंप दिया, ठीक है, ठीक है। अब सुन लो क्या बात करी अपन ने, देखो सैयद वंश पढ़ा, इसमें कोई ज्यादा जानकारी थी, तो क्या जानकारी थी जो बता दी मैंने आपको, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था, जो तैमूरलंग का कहता था सेनापति था। तैमूरलंग ने जो भी भारत में प्रदेश जीते थे उसका उसके लिए किसको नियुक्त करा था, खिजर खां को नियुक्त करा था। खिजर खां का काम क्या था कि यहाँ से जो भी कर होता था वो कर किसको देता था, तैमूरलंग को देता था। जब तक तैमूरलंग जीवित था, फिर तैमूरलंग को इसने क्या करा, कर दिया, लेकिन तैमूरलंग की मृत्यु के पश्चात तैमूरलंग का जो पुत्र था शाहरुख था, उसको नियमित रूप से कर देता था। अब इसने क्या करा था, ये जो खिजर खां था, इसने सुल्तान की उपाधि को धारण करते हुए इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। क्यों करी थी, क्योंकि इसने वास्तविक शासक किसको बताया था, तैमूरलंग को बताया, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आया था भी अगला शासक मुबारक शाह आया था, तो खिजर खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो रहता है मुबारक, ये शाह की उपाधि धारण करके क्या बनता है, मुबारक शाह के नाम से लिखते हुए था। इसके बाद बताया था जो मुबारक शाह था, इसने क्या करा था, तो इसने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर इसने नए नगर की स्थापना करी थी, जिसका नाम था मुबारकाबाद नगर। तो मुबारकाबाद नगर किसने बसाया था, मुबारक शाह ने बसाया, ये बताया। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो मुबारक शाह था, इसने क्या करा था, तो इसने अपने शासनकाल में, ठीक है, इसने क्या करा था, तो अपने शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम अपन ने देखा था यहिया बिन अहमद सरिंदी, क्या नाम था, यहिया बिन, है ना, यहिया बिन अहमद, ये क्वेश्चन पूछा था भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहिया बिन अहमद सर हिंदी, इनको क्या कर रखा था, तो इनको अपने, ठीक है, शासनकाल में इनको क्या कर रखा था, इनको संरक्षण दे रखा था। और इन्होंने ही यहिया बिन अहमद सरिंदी ने क्या करा था, तो मुबारक शाह था, इस इन्हीं के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख मुबारक शाही, क्या लिखा था, तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है। तो तारीख ए मुबारक शाही की रचना करी थी, हो गया क्लियर। और जो तारीख ए मुबारक शाही है, इसी से हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो क्या तारीख ए मुबारक शाही जो है, इसी से हमको भी किसकी जानकारी मिलती है, तो इसी से हमको भी सैयद वंश के शासकों के बारे में, सैयद वंश के शासकों के बारे में क्या मिलती है हमको जानकारी। तो क्वेश्चन है सैयद वंश के जो शासक हैं, है ना, तो सैयद वंश के शासकों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मिलती भी हमको तारीख ए मुबारक शाही से मिलती है। और इस तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने करी थी, यहिया बिन अहमद सरिंदी ने करी थी।
और इन्हीं यहिया बिन अहमद सरिंदी को राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो भैया राष्ट्रीय संरक्षण दिया था मुबारक शाह। किसने दिया था? तो भैया मुबारक शाह। आया लॉजिक समझ में? ये चीज बताइए। इसके बाद क्या होता है? भैया मुबारक शाह की मृत्यु हुई थी। मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात इसका भतीजा रहता है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, वो ज्यादा कोई खास नहीं करता। इसके बाद अंतिम लिखा था भैया अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह जो था 1445 से लेकर 1451 तक शासन करा था। और अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में बताया था कि जो अलाउद्दीन आलम शाह था ये क्या था भैया? सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ से क्या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। फिर आता है कि जो एक तो इससे क्वेश्चन आता है खिजर खां से कि तैमूर लंग का सेनापति कौन था, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि भैया सैयद वंश जो था इसका अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। हो गया। और अलाउद्दीन आलम शाह जो था भैया इसका जो वजीर था इसका नाम था हमीद खां। और हमीद खां से इसके क्या हुए थे? मतभेद हो गए थे। मतभेद होने के कारण ये क्या करता है? दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया था। बाद में जो इसका वजीर रहता है हमीद खां, ये क्या कर देता है? थोड़ा समय तक शासन करता है। शासन करने के बाद ये क्षेत्र किसको सौंप देता है? तो क्षेत्र जो है क्या बहलोल लोधी को सौंप देता है। और इसी के साथ क्या हो जाता है? जो सैयद वंश था इसका समापन हो जाता है ना। और कोई ज्यादा इसमें खास चीजें है नहीं, है ना। इसके बाद जो अगला वंश आता है भैया उसका नाम होता है लोधी वंश। कौन सा वंश होता है? लोधी वंश आता है आखिरी में। ठीक है, चलो। तो जो दिल्ली सल्तनत का पांचवा वंश है, पांचवा वंश आ गया लोधी वंश। ये आता है भैया 1451 से लेके, है ना, 1526 तक चलेगा। कब तक चलेगा? लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, 1551 से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि भाई 1557 में किस वंश का होता है? सैयद वंश। तो सैयद वंश का समापन कब हुआ? ठीक है, तो सैयद वंश का समापन होता है 1451 में। सही है, चलो। तो अब जो पढ़ना है कि अगला जो है वो है लोधी वंश। ठीक है, तो पहले सुन लो भैया लोधी वंश को, है ना। सुन लो, पढ़ना किसके बारे में लिखा दूंगा, सुन लो, है ना। जब बहलोल सबसे पहले जो आता है लोधी वंश में सबसे पहले आप लोगों को नाम पढ़ना है किसके बारे में? बहलोल लोधी। सुन लो, है ना, फिर इसको व्यवस्थित पढ़ा दूंगा। अभी पहले नाम सुनो। तो बहलोल सबसे पहले लोधी वंश में कौन आता है? तो बहलोल लोधी आता है। बहलोल लोधी आता है कि कब से कब तक? 1451 में आएगा ये। और 1451 से लेकर 1489 तक 89 तक शासन रहता है। कब से कब तक रहता है? 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन रहता है। ठीक है, बहलोल लोधी आता है। बहलोल लोधी के बाद आता है इसका पुत्र, इसका नाम है सिकंदर लोधी। कौन आता है? सिकंदर लोधी। आ गया समझ में? सिकंदर लोधी। इसका समय रहता है 1489 से लेकर 1517 तक ये शासन करता है। आ गया समझ में? सबसे पहले बहलोल लोधी आया। बहलोल लोधी की मृत्यु होती है 1400 बहलोल लोधी की मृत्यु होती है 1490 में। तो 1490 में बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनता है? सिकंदर लोधी, जो 1490 से लेकर 1517 तक का शासनकाल रहता है। फिर बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात भी इसका पुत्र आता है, इसका नाम इब्राहिम लोधी। कौन आता है? इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला शासक आता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1517 से लेकर 1526 तक चलता है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि अपन ने जब स्टार्ट करा था दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाया था तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 में देख लो इससे समाप्त हो रहा है। हो रहा है, तो देखो दिल्ली सल्तनत शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। सही है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है इब्राहिम लोधी से 1526। आ गया समझ में? तो 1526 में ध्यान रखना कि 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है। तो 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात क्या हो जाता है कि तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात ही दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी आता है, सुन लेना, कि जो लोधी वंश है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो लोधी वंश का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी था। आ गया समझ में? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। और ये भी क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का भी पूछ लिया अंतिम शासक कौन है? तो भैया दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी तो कौन है? दोनों का एक ही हो जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन आता है भैया किसकी मृत्यु के पश्चात, आगे सब पढ़ा पाऊंगा ना, तो खाली नाम बताएं कि किसकी मृत्यु के पश्चात भैया दिल्ली सल्तनत का समापन होता है। तो किसकी मृत्यु के पश्चात होता है? तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का क्या होता है? समापन होता है। और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है 1526 से। और दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ से शुरू होता है मुगल साम्राज्य। क्या शुरू होता है? यहाँ से शुरू हो जाएगा मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, जो चलेगा
1526 से लेकर 1857 आ गया। फिर क्वेश्चन आता है भैया, सुन लो हमने कहा, क्वेश्चन आता है कि भैया मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है ये 1526 से क्यों शुरू हुई? मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत है ये 1526 से क्यों शुरू होती है? क्यों? क्योंकि भैया 1526 में ही जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, इसी की क्या होती है? इसी की भी मृत्यु होती है। तो इसी की मृत्यु के साथ, ठीक है, क्या शुरू होता है? इसी की मृत्यु के बाद जो है शुरू होता है मुगल साम्राज्य, है ना? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो खाली मैंने अभी बताया कि इनका पढ़ना आप लोगों को कि बेलोर लोदी कौन था, भी इसने क्या करा था, सिकंदर लोदी के समय के कार्य क्या थे, इब्राहिम लोदी। इस तरीके से भी आप 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कौन आता है? बाबर, इससे संबंधित। तो ये तो अपन जो है कि है ना, इसको व्यवस्थित ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी वंश के साथ क्या हो जाएगा? इसी वंश के साथ जो है कि दिल्ली सल्तनत ये क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। आ गया समझ में? तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन समझ पड़ाती है? गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया, है ना? और ये पढ़ना है लोधी वंश, ठीक है। चलो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त, इसके बाद शुरू होता है मुगल सल्तनत।